अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैकर। चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है टेस्टोस्टेरोन इज़ नॉट सेक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा है जो कि मेल में होता है। तो कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन इज़ नॉट सेक्रेटेड बाय। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि एड्रिनल, इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स जो टेस्टिस में ही होती हैं। तो ये बीटा और चार्ली ऑप्शन तो सेम ही हैं, इन दोनों से सेक्रीट होता ही है। अब इसमें आपने एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं लगाना क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स भी सेक्रीट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स भी टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करता है। तो इन तीनों से टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट होता है। इसका करेक्ट आंसर डेल्टा नन है। टेस्टोस्टेरोन इज नॉट सेक्रीटेड बाय यहाँ लिखा हुआ था। अब इस तरह से भी एमसीक्यूज आ सकता था कि इस सेक्रीटेड बाय, तो यहाँ नन की जगह आल आता। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 है इंसुलिन इज नॉट एंटागोनाइज्ड बाय। सबसे पहले तो हम इंसुलिन का फंक्शन देख लेते हैं। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करता है, मतलब उसको बढ़ने नहीं देता, मेंटेन रखता है बाय लोअरिंग द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अब कहता है कि इंसुलिन इज नॉट एंटागोनाइज्ड बाय। कौन सी ऐसा हार्मोन है, कौन सी चीज़ है जो मतलब इसको एंटागोनाइज नहीं कर रही? एड्रीनालिन। एड्रीनालिन की बात करें, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये दोनों एंटागोनाइज करती हैं, मतलब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करती हैं। ये जो ग्लाइकोजन होता है उससे ग्लूकोज बनाती हैं, लिवर ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है। तो कोर्टिकोस्टेरोन की बात करें तो ये भी ग्लूकोकोर्टिकाइड है, मतलब इंसुलिन को एंटागोनाइज करता है। एल्डोस्टेरोन की बात की जाए तो एल्डोस्टेरोन का कोई ताल्लुक नहीं है ग्लूकोज से, ना उसका लेवल इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली, एल्डोस्टेरोन। इसका काम सोडियम लेवल मेंटेन करना होता है। सॉरी, ये चार्ली ऑप्शन, एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 3 है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स फ्रॉम फैट। टॉक्सिक मेटाबोलाइट फ्रॉम फैट, फैट से फैट के मेटाबॉलिज्म में जो उसके दरमियान में टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं, वो कहता है कि नीड ग्लूकोज एनर्जी। ग्लूकोज की एनर्जी उन्हें चाहिए होती है फॉर देयर किसके लिए? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, एक्युमुलेशन, यूटिलाइजेशन। उनकी ऑक्सीडेशन के लिए। अगर उनकी ऑक्सीडेशन ना हो प्रॉपर, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जो फैट के मेटाबॉलिज्म में बनते हैं, उनकी अगर ऑक्सीडेशन ना हो तो वो किडनी में जो यूज़फुल कैटाइंस होते हैं उनको भी अपने साथ यूरिन में लेके जाते हैं। तो इसी वजह से वो हमारा लॉस होता है, हमारा नुकसान होता है। ये मोस्टली डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है कि उनमें ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट फ्रॉम फैट नीड ग्लूकोज एनर्जी फॉर देयर ऑक्सीडेशन। अब एमसीक्यूज ये भी आ सकता था, नीड डैश फॉर देयर ऑक्सीडेशन, तो नीड ग्लूकोज एनर्जी किसी तरह से भी एमसीक्यूज आ सकता है। इस वीडियो में मैं आपको जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, मतलब हार्मोन्स वाला, उसकी ही एमसीक्यूज बता रहा हूँ। और मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर दी थी सीएनएस के हवाले से जो एमसीक्यूज थी। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की बात कर रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट में कौन सी सिम्टम नहीं होती? डिस्टर्बेंस ऑफ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम, इम्यून सिस्टम का डिस्टर्बेंस, डिरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, नन। अब इसमें ये देख लें कि नर्वस सिस्टम का भी होता है, इम्यून सिस्टम का कुछ भी नहीं लेना देना होता है इससे, क्योंकि इसका ग्लूकोज का, सॉरी ये थोड़ा मसला हो रहा है। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर के डिस्टर्बेंस ऑफ इम्यून सिस्टम नहीं होता इसमें। डिरेंजमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम भी होती है, उसका ऑस्मोटिक से तो सबसे ज़्यादा उसका रिलेशन है डायबिटीज़ का। तो डिस्टर्बेंस ऑफ इम्यून सिस्टम ये नहीं होता सिम्टम में, तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है थायरॉक्साइन T4 हैज़ नो रिलेशन विद। जो हमारा हमने थायराइड ग्लैंड के पढ़े थे ना, कैल्सिटोनिन, T4, T3, थायरॉक्साइन, तो वो कह रहा है, इसमें बात कर रहा है थायरॉक्साइन की कि जो मेन मतलब हार्मोन है हैज़ नो रिलेशन विद
कि किसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, CNS, ब्लड ग्लूकोज लेवल, पिट्यूटरी ग्लैंड, नन। इसमें से बहुत आपको देखने की समझने की ज़रूरत है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अब देखें थायरॉक्साइन STH सोमैटोट्रोफिन के साथ मिल के हम सोमैटोट्रोफिन के साथ मिल के ग्लूकोज एनर्जी यूज़ करता है और ग्रोथ में मदद देता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अब देखें किसके साथ मिल के STH सोमैटोट्रोफिन किसका पार्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, तो इसके साथ है ताल्लुक। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोज को बर्न करता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ भी है ताल्लुक। CNS ब्रेन सेल्स की जो डिफ्रेंशिएशन होती है, उसकी जो मैचुरेशन होती है, उसमें भी थायरॉक्साइन का रोल होता है, ये अपना रोल प्ले करता है। तो इन तीनों के साथ इसका रिलेशन है, तो ऑप्शन डेल्टा है, डेल्टा नन आएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बेबी इज बोर्न एंड हॉस्पिटल डिफरेंट टेस्ट शोज ही लेक्स थायरॉक्साइन। अब इस थायरॉक्साइन की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको जिसके फंक्शन बताए हैं आपको, कि एक बेबी पैदा हुआ है, उसमें उसके टेस्ट किए गए हैं और टेस्ट से ये शो हुआ है कि उसमें थायरॉक्साइन की कमी है। ही लेक्स थायरॉक्साइन, ही इज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज़ का नाम बताएं। ग्रेव्स डिजीज़ नहीं, ग्रेव्स में तो थायरॉक्साइन एक्सेस से ज़्यादा पैदा होती है, एक्सेस प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह मेरे प्रोटीन नॉर्मलिटीज़ की वजह से होती है। अब यहाँ क्रिटिनिज्म ग्वाइटर इन दोनों में से होगा। देखें, अब क्योंकि बेबी इज़ बोर्न, जब माँ के पेट से जो बीमारी आए उसको कॉन्जेंटली कहते हैं, तो क्रिटिनिज्म कहेंगे इसको। ये ग्वाइटर होता है बाद में आयोडीन की कमी की वजह से या हमारा फूड ऐसा हो उसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है, लेकिन जो पैदा हो उसको मतलब थायरॉक्साइन की कमी हो तो उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। मतलब कॉन्जेंटली ही उसको कॉन्जेंटली ही लेक्स इसमें मसला हो रहा है, कॉन्जेंटली ही लेक्स थायरॉक्साइन, तो उसको क्रिटिनिज्म कहेंगे। अगर बाद में फूड की वजह से हमने आयोडीन कम लिया है, उसकी वजह से अगर हमें थायरॉक्साइन की कमी हो जाती है तो उसको हम ग्वाइटर कहेंगे। ये तो मेन फ़र्क है, इनकी सिम्टम में भी फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। कहता है कि कौन सा पेयर एक दूसरे के उलट नहीं काम करता। मतलब अब देखें 4 ऑप्शन है, नॉन एपिनेफ्रीन, इंसुलिन, थायरॉक्साइन, इंसुलिन, कैल्सीटोनिन, पैराथर्मोन, इंसुलिन ग्लूकागान सॉरी। अब देखें इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागान इंक्रीज करता है। ये बेस्ट एंटागोनिस्टिक हार्मोन है आपस में। तो आपको मैं ये बताऊं कि इंसुलिन क्या करता है, कम कर रहा है, नॉन एपिनेफ्रीन इंक्रीज कर रहा है। पहला ए भी आसान था, डेल्टा भी आसान था, 2 में हम फंस सकते हैं। कैल्सीटोनिन कैल्शियम को क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम को। पैराथॉर्मोन इंक्रीज करता है। आंसर इज बीटा। मैंने आपको आसान सा ही बता दिया है, इस तरह से भी एलिमिनेशन मेथड से भी MCQ सॉल्व हो सकती है। अब इसका जवाब है थायरॉक्साइन। थायरॉक्साइन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को बर्न करता है, तोड़ता है और उसकी जो एनर्जी यूज़ करता है। इंसुलिन भी यही करती है कि ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करती है। तो इनके जो फंक्शन है एंटागोनिस्टिक नहीं, साइनर्जिस्टिक है। सो करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द हार्मोन विच ब्रिंग्स सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इन फीमेल की बात कर रहा है कि फीमेल में वो हार्मोन जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स लाता है इज डैश इन नेचर। उसकी नेचर क्या है। अब देखें, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कौन सा हार्मोन लाता है। वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है ना, अब जो एस्ट्रोजन होता है वो सेक्सुअल करेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर लाता है, तो स्टीरॉइड इन नेचर है। अब देखिए, आपकी बुक में ये 4 जो मतलब प्रोटीन, अमाइनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड और स्टीरॉइड, इन 4 जो नेचर्स की वो दी हुई हैं, उनके हार्मोन दिए हैं कि ये हार्मोन इस नेचर के है। इसमें से MCQs मोस्ट प्रोबेबली आ जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने इन 4 नेचर्स के सब मतलब याद ज़रूर कर लेने हैं। तो एस्ट्रोजन इज
स्टीराइड इन नेचर, टेस्टोस्टेरोन की बात कर दी जाए तो वो भी स्टीराइड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड गो टू टारगेट बाय, मतलब जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है वो टारगेट तक किससे जाता है? आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, आर्ट्रियूल। आपकी बुक की डायग्राम में जहाँ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशन बता रहे हैं तो उसमें ये बताया गया है कि वेन से कुछ, ये बीटा ऑप्शन है वेन, वेन से टारगेट तक जाता है। आर्टरी से ब्लड आ रहा होता है पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होता है वो वेन के जरिए टारगेट तक जाता है, तो ये याद रखना। करेक्ट आंसर इज बीटा वेन। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी मतलब न्यूरॉन्स, ऐसे न्यूरॉन्स जो सेक्रेट करते हैं हार्मोन्स, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की बात कर रहे हैं कि हाइपोथैलेमस में कितनी तरह के सेल्स होते हैं। सेल्स उसमें दो तरह के होते हैं। करेक्ट आंसर इस बीटा के 2 क्लस्टर होते हैं। इसमें अगर क्लस्टर ऑफ सेल्स होता तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। एमसीक्यूज के कितने क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं? 2। एक वो जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन निकालते हैं, और एक वो जो ट्रोपिक हार्मोन्स निकालते हैं जो दूसरे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। तो इसमें 2 क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। देखिए अब ये थोड़ा हाइपोथैलेमस और जो पिट्यूटरी ग्लैंड का रिलेशन है ये थोड़ा सा मुश्किल है। इस तरह के अगर आपको कोई टॉपिक्स मुश्किल लगते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर इज सेक्रेटेड, ये इज सेक्रेटेड लिखा हुआ है, दरम्यान में स्पेस नहीं आई, इज सेक्रेटेड फ्रॉम डैश थ्रू आउट द लाइफ, एंटीरियर लोब, मीडियन, पोस्टीरियर, हाइपोथैलेमस। नहीं कंफ्यूज होना इसमें कि जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है वो तो एंटीरियर लोब से सेक्रेट होता है, नहीं, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हाइपोथैलेमस में, क्योंकि ट्रोपिक हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। जो फैक्टर्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होके एंटीरियर में आएंगे, एंटीरियर से फिर वो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाएंगे। ये फैक्टर है और ये फैक्टर सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होते हैं, नॉट एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो मोस्टली बच्चे गलती कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एसटीएच सोमैटोट्रोपिन हार्मोन हैज नॉट रिलेटेड विद, किसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है? पोस्टीरियर लोब, हाइपोथैलेमस, पेंक्रियास, थायराइड। थायराइड के साथ आपको मैंने पहले ही बताया एमसीक्यूज में कि थायराइड सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स के साथ मिल के, थायराइड जो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स के साथ मिल के ग्रोथ में मदद करता है, रोल प्ले करता है। पेंक्रियास की बात की जाए तो पेंक्रियास में भी एसटीएच और एसीटीएच का रोल होता है। हाइपोथैलेमस पे डिपेंडेंट है, जब तक हाइपोथैलेमस से सोमैटोट्रोपिन ट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर ये जो है ये नहीं आएगा तो ये तो रिलीज ही नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इज पोस्टीरियर लोब, अल्फा इज करेक्ट आंसर, इसका कोई रिलेशन नहीं है उससे, ऑक्सीटोसिन एडीएस। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि इसके अगर डिक्रीज लेवल हो जाए तो वो क्या करते हैं? स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी के एंड में ऐसा होता है कि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल मेंटेन रहता है, प्रेगनेंसी के एंड में जब डिलीवरी होनी होती है तो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कम होता है, ऑक्सीटोसिन फिर रिलीज होती है, जो मतलब लेबर पेन वगैरह होते हैं। अब अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, आपने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जब स्पर्म एग से नहीं मिलता तो मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन होती क्यों है? प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डिक्रीज होने की वजह से। प्रोजेस्ट्रॉन लेवल डिक्रीज होता है तो फिर मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुएशन आती है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस फॉर इट्स सेक्रीशन, यू नो कि ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस से ही रिलीज होती है। जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होगा तो वो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। तो मजे के एमसीक्यूज है, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर काजेज द इंक्रीज्ड एडीएच सेक्रीशन। बिल्कुल आसान है कि जब ब्लड
प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो हमारे बॉडी ने क्या करना है, अब देखें इसको थोड़ा समझने की बात है। जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो हमारा बॉडी करेगा कि हमने ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराना है। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कैसे होगा, मोर वाटर इनटेक, मतलब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा के, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए एडीएच की सेक्रेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर होगा तो वो इंक्रीज़ यानी कि अपने जो नॉर्मल लेवल तक कैसे आएगा, उसमें वाटर इनटेक मतलब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ब्लड में वाटर रहेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ब्लड का, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके लिए बॉडी क्या करती है, एडीएच की सेक्रेशन इंक्रीज़ करा देती है। सो अल्फा इज करेक्ट आंसर, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, सेक्रेटिन इज़ रिलीज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ जीआईटी। आसान है, ड्यूडिनम है, तो मैंने इधर ड्यूडिनम नहीं दिया। ड्यूडिनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ करेक्ट आंसर। थैंक यू।